देखिए, जिस प्रकार से आप लोग हमारे संस्थान के साथ जी। इतने टाइम से जुड़े हैं और एक प्रकार से तो आप मेरे हृदय के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे हृदय से बाहर नहीं हैं। आप लोगों का प्रेम ही है जो हमें प्रेरित कर रहा है एस्ट्रो पाठशाला के माध्यम से नए-नए कोर्स को लाने के लिए। ये आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहें, चेतना देते रहें, हमें उत्साहित करते रहें, जिससे ये भारत के सनातन जो विज्ञान है, ये हम पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब हों। ज्योतिष के नए आयामों को छूते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष को आसान भाषा में किस प्रकार से समझाया जाए। एक लेमैन को लेमैन की भाषा में एक लेमैन के द्वारा किस प्रकार से समझाया जाए। मेरा ये मानना है, ये सनातन विद्या आज तक काफी वर्षों तक लोगों से अनजान इसीलिए रही क्योंकि उस इस विद्या को अभी तक इस तरीके से नहीं समझाया गया था जैसे एस्ट्रो पाठशाला समझाने का प्रयास कर रही है। आप ही लोगों में से कुछ लोग हमारे सहभागी बने और वो अब संस्था की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर के आगे चल रहे हैं। पिछले समय से आप में से ही कुछ लोग अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। प्रतापशील जी हैं, जो कि बहुत ही सुलझे हुए अध्यापक हैं और आज के समय में बहुत नाम कमा रहे हैं। विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं और जब मैं उनके कमेंट्स उनके विद्यार्थियों के द्वारा देखता हूं तो अवश्य ही मेरा हृदय गदगद हो जाता है। इसी प्रकार से उर्मी गुप्ता जी, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ा रही हैं, कमाल की टीचिंग कर रही हैं। और कुछ और मेरे सहयोगी गण जो पुराने से मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मनोज कुमार भंडारी जी हों, चाहे मेरे परम पित्र मेरे बचपन के दोस्त कमल हों, ये सभी लोग आज की डेट में कंधे से कंधा मिलाकर के एस्ट्रो पाठशाला के लिए काम कर रहे हैं और इन्होंने भी एक मिशन लिया है कि हम जन जन तक, हिंदुस्तान ही नहीं, जहां तक हमारे हिंदुस्तानी रहते हैं, हर देश में इस मिशन को हम लोग कामयाब बनाएंगे और हर जगह पहुंचाएंगे। जो एक ज्योतिष को एक जादूगर के रूप में देखा जाता था, एक तिलस्मी दुनिया के रूप में देखा जाता था, उस सोच से परे हट करके एक विज्ञान वाली, एक लॉजिक वाली सोच के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं। आज इन्हीं सभी लोगों में से एक नया चेहरा आपके सामने आ रहा है, नेहा वर्मा जी के रूप में। नेहा वर्मा जी भी हमसे इस कोरोना काल में ही जुड़ी, तो कोरोना मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा शुभ रहा। एक तो इसने हमारी गली में, मोहल्ले में, घर में प्रवेश नहीं किया, ये परमात्मा की कृपा रही। और ऊपर से प्रताप जी जैसे, उर्मी जी जैसे, नेहा वर्मा जी जैसे लोगों से को मिलवा दिया, जो आज हमारे साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्य को दिन दुगना रात चौगुने गति से इसका विस्तार कर रहे हैं। एस्ट्रो पाठशाला का जो मिशन था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि मैंने कभी सोचा था कि हम ज्योतिष के
हर विद्या को लेकर के आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे ज्योतिष हो, या ज्योतिष की कोई अदर टेक्निक हो, सभी आएंगी। चाहे टैरेट कार्ड हो, कुछ भी। कुछ चीजें तो परमात्मा ने मुझे भी आशीर्वाद दिया वैदिक ज्योतिष पढ़ाने का। डिविजनल चार्ट्स है, लाल किताब है, जो अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं, परंतु वो मेरा पैशन है, वो जरूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है वो मुझे याद याद है एकदम से। पामिस्ट्री अभी अभी हमने पूरा किया है, जो आप लोगों ने बड़ा अच्छा लाइक भी किया, जिसको हम कहते हैं कि बिना पीपीटी के पामिस्ट्री को पढ़ा लेना, और काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो भी कोर्स हमारा सक्सेसफुल हुआ। अभी इस महीने में 3 और कोर्स आ रहे हैं। एक तो उर्मी गुप्ता जी का नया कोर्स आ रहा है वेल्थ एस्ट्रोलॉजी, नेहा जी का आज शुरू हो रहा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और श्री मनोज कुमार भंडारी जी का लव मैरिज एंड रिलेशनशिप का एक नया कोर्स आ रहा है, जो हमने रीडिजाइन किया। मैंने भी पढ़ाया था लव मैरिज रिलेशनशिप, परंतु भंडारी जी जो पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। आज ही हमने उस काम को पूरा किया है, कंटेंट बन चुका है, क्रिएटिव बन चुका है, और आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन प्रेजेंट में चल ही रहा है। 1 मई से मैं भी एक नए कोर्स के साथ आ रहा हूं, कैरियर एस्ट्रोलॉजी के साथ। कैरियर एस्ट्रोलॉजी काफी डिमांडिंग कोर्स रहा, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि कैरियर एस्ट्रोलॉजी, जिसमें D10 चार्ट मुख्य रूप से है, ये नाम ही कैरियर एस्ट्रोलॉजी है, मुख्य रूप से तो इसमें D10 चार्ट ही करवाया जाएगा, सबसे ज्यादा पार्ट इसका। और मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है मंत्र एस्ट्रोलॉजी, जो मैं जल्दी ही 10-15 दिन में और ये अनाउंस तारीख करूंगा। तो ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा ये तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, जो वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं जो लोग, उन्हें कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल इस हमारे साथ जुड़ करके ज्योतिष की किसी भी शाखा के साथ जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं इनवाइट करूंगा नेहा वर्मा जी को, और हृदय से नेहा जी को मेरा आशीर्वाद है कि नेहा जी, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं। पूरी उम्मीद है मुझे नेहा जी से कि ये भी एक सक्सेसफुल अध्यापक के रूप में एस्ट्रो पाठशाला के मान सम्मान को बढ़ाएंगी, और एस्ट्रो पाठशाला के परिवार का एक अंग आज से बनने जा रही हैं। इनको भी बहुत बहुत मुबारक है। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बड़े शांत भाव से, आराम से नेहा जी पढ़ाइएगा, और आनंद के साथ पढ़ाइएगा। मेरा एक तकिया कलाम है क्लास के अंदर कि टेंशन नहीं लेना, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेना। तो नेहा जी के बिहाफ पर मैं कह रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काफी एक्यूरेट मानी जाती है, यानी कि थोड़ा सा शॉर्टकट है, वैदिक से थोड़ा शॉर्टकट है। वो तो नेहा जी बताएंगी कहाँ कहाँ शॉर्ट, कहाँ कहाँ कट लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ शॉर्टकट लगे हुए हैं, वो बताएंगी। और आप उनका ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, और क्लास को आगे बढ़ाएं, इनका उत्साहवर्धन करें। आज ये हमारे संस्थान में फर्स्ट टाइम पढ़ाएंगी, तो इन्हें सब प्रेम पूर्वक सुने, म्यूट पे रहें, कोई अपने आप को अनम्यूट ना करें, कैमरा ऑन रखें। पुराने विद्यार्थी तो हमारे सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं, पर जो नए लोग आए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसी चीज का, इसी क्रिया का पालन करें, और मैं आपसे बड़े सहयोग की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद नेहा जी, प्लीज आगे बढ़े। हाँ जी सर। नेहा जी, हम आपको हाँ जी, वो होस्ट बना रहे हैं। हाँ जी सर।
नेहा जी अब आप होस्ट जी हैं, प्लीज। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेचुलेशन। तो धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब, एम आई ऑडिबल? मैं सुन, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? यस मैम। जी जी बिल्कुल क्लियर। ओके। आज हम एक बहुत ही एक डिवाइन फील्ड से जुड़ने जा रहे हैं। कुछ तो मेरे सहपाठी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, कुछ के लिए एक बहुत ही नया फील्ड होगा ये। तो एक्चुअली हर अकल्ट साइंस एक डिवाइन फील्ड से ही जुड़ी हुई है, डिवाइन कनेक्शन है उसका। तो हर कोई इस अकल्ट साइंस से, अकल्ट फील्ड से ऐसे ही नहीं जुड़ जाता। जब उस ऊपर वाले की इच्छा होती है तब हम इस फील्ड से जुड़ पाते हैं। उसकी इच्छा के बिना तो हम एक प्लैनेट की, जो हमें दुखी किया हुआ है, उसकी रेमेडी भी नहीं कर सकते, राइट? तो जब उसकी ऊपर वाले की जब इच्छा हुई है तब हमें ये फील्ड दिखा, हमारा इसमें इंटरेस्ट आया, तो हम सब उसके स्पेशल बंदे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हम उसके स्पेशल बंदे बने रहें। हम इस फील्ड में आए हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोग हमसे बात करते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यानी कि ये जो है हमारी हेल्प करेगा। जब एक एस्ट्रोलॉजर, एक वास्तु कंसल्टेंट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक पामिस्ट, किसी के पास भी कोई एक आता है दुखी बंदा, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझे तार देगा। तो वो हम नहीं है जो कर रहे हैं, वो परमात्मा है जो हमारी उस एरिया में हमें एक डायरेक्शन दे रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपना अंदर का सोल प्योरीफाइड रखें, हम सही रहें, सात्विक रहें, अच्छा व्यवहार रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हमने बांध लेना है, चीटिंग नहीं करनी हमने कभी भी। बोल के हम कंसल्टेशन कितनी भी ले सकते हैं, 1100, 2100, 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,000, वो हम पर है। वो चीटिंग नहीं है, वो हम बुला नहीं रहे, वो हम कह रहे हैं कि मेरी एक कंसल्टेशन है। लेकिन कम कंसल्टेशन लेके, और अगर हम ये सोचे कि हम इसको ये स्टोन बेच देंगे, इससे ये झूठी रेमेडी करवा लेंगे, इतने पैसे ले लेंगे, वो उस दिन हमारा डिवाइन से कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो जो हमें एक बहुत अच्छे स्तर के कंसल्टेशन लेवल पर ले जा सकती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो हम इतनी माइन्यूट कैलकुलेशंस हम कर पाते हैं कि हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं एज अ प्रोफेशन, हम इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हम एमएनसी से जुड़ सकते हैं। जैसे हम बेसिकली बिजनेस एस्ट्रोलॉजी को हम टोटल लाइक इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे उसकी, तो हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से लाइक जैसे हम हर डिसीजन ले पाएंगे उस एमएनसी के लिए, उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए, उस बिजनेस के लिए। हम खुद के लिए बहुत अच्छे स्तर के डिसीजंस ले पाएंगे कि हमें कब एक स्टार्टअप करना चाहिए। हम स्टार्टअप कर लेते हैं, नया बिजनेस शुरू कर लिया, कोई एक नए फील्ड में चले गए, एक झटका लगा, हमारा टाइम ठीक नहीं था, हमारी दशा भुक्ति अंतरा कुछ इनमें से कुछ एक फेवरेबल नहीं था, डाउनफॉल हो गया, खत्म हो गए। जरूरी नहीं है कि हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम भी फेलियर एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो ब्रेक हो जाता है इस चीज से। तो जरूरी है कि हम एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर एनालिसिस करें किसी भी चीज में एंटर करने से पहले, एक न्यू स्टार्टअप से पहले। अमेलगमेशन, मर्जर्स, ये हमारी जो बड़ी कंपनीज के डिसीजंस होते हैं वो बहुत इजीली नाड़ी नक्षत्र के थ्रू लिए जा सकते हैं। कब न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कब नए प्रोजेक्ट्स में एंटर करना है, ये हमें वेग सा एक आइडिया नहीं देती कि ये प्लैनेट की ये दशा चल रही है, ये मेरा उचका है, ये ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये हमें एग्जैक्ट बताती है कि ये प्लैनेट की दशा आई है, इस प्लैनेट की भुक्ति है, अंतरा है, तो ये प्लैनेट हमें इस दौरान में पढ़ाई देगा, या बच्चा देगा, या प्रोफेशन देगा, या लिटिगेशन दे देगा, इम्पैक्ट कर देगा। ये जो सब कुछ बनाया है वो बनने वाला है। तो
ये नाड़ी कैलकुलेशन बहुत पर्सन ले सकते हैं और फिर ट्रांजिट अप्लाई कर देते हैं तो हम इसके कैलकुलेशन Can you see the screen? No. Hold on. No, Yeah, wait. no, ma'am. Yeah, wait. हाँ Yeah, तो now you आप can see. Right, now you can see. सही है चलो ये हमने अभी राइट नाउ का चार्ट लगाया जो बच्चा ओ माय गॉड वेट Can you see it now? No, ma'am. I can't see it now. Wait. मेरा अपना आईपैड कुछ लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट पे चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अभी नेहा जी स्क्रीन शेयर कर रही हैं और मैं देख रहा हूं कि पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। नेहा जी आप ऐसा कीजिए कि आप इनको म्यूट ऑल कर दीजिए और अपने आप को अनम्यूट करके रखिए बस। फोटो करो तो आधा बहु ने Now can you all see the screen? Yes, ma'am. Now see, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं राइट तो हमें इसमें किस किस चार्ट से हमें जो है किन किन चार्ट्स को हमें देखना पड़ता है। इसमें हमें जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो हमें बर्थ चार्ट D9, कैन यू सी ऑल दीज चार्ट्स, D9, D3, D4, D7, D10, D12, कितने सारे चार्ट्स हैं। इन चार्ट्स की जब हम गो थ्रू करेंगे तब हम एक वेग से डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है जब हमें 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तब हम एक परफेक्ट डिसीजन पे जा सकते हैं, तब हम एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज वो डिमांड करता है 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन हम लोगों के पास शायद इतना टाइम तो नहीं है कि हम एक आज के टाइम करियर सेट करने के लिए 20 साल का वेट करें, नहीं कर सकते। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपको ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं, इन्हीं चार्ट्स को इतनी परफेक्टली कंप्यूटराइज्ड वे में इतनी अच्छे तरीके से समराइज किया जाता है, उनका समरी इतनी अच्छी मिलती है। ये कैन यू सी दीज, ये जो है ये नाड़ी नक्षत्र के लिए आपको इन सारे चार्ट्स को समराइज किया गया है। बस आपने ये चार्ट रीड करने होते हैं ना विद इन 1 मिनट। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा टाइम और घटता जाएगा, आप एक्यूरेट कैलकुलेशंस करके एक्यूरेट डिसीजंस दे सकते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, अब अगर हम देखें कि ये क्या है, ये क्या चार्ट्स हैं, केतु मरकरी वीनस केतु क्या है ये। अब हम एक प्लैनेट जो होता है, मान लीजिए सूर्य उच्च का है किसी का, पहली राशि में बैठा सूर्य उच्च का है, क्या बहुत लोगों के होते हैं सूर्य उच्च के? हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली है? नहीं। तो जरूरी नहीं है अगर आपका सूर्य उच्च का है तो आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे स्तर की मिल जाएगी। जनरली जो 2-3 साल प्रैक्टिस करके पंडित बैठ जाते, कह देते हैं हाँ सूर्य उच्च का है, बस जी आपका बच्चा तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा क्या है। लेकिन क्या होता है 20 साल बाद 15 साल बाद? नहीं, कुछ नहीं हो रहा होता। तो प्लैनेट हमें देने क्या है, क्या देगा वो प्लैनेट हमें? ये सारी बातें हमें नाड़ी नक्षत्र
एज इट इज बताता है कि एक प्लेनेट हमें क्या देने आया है, वो हमें कैलकुलेट करके देता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेनेट। एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ है ये। अब हम सबको डराया जाता है। राहु, ओ राहु 8वें का गया गया भाई, तो तेरा राहु 8वें की महादशा चल पड़ी है। ठीक है, राहु 8वें की महादशा चल पड़ी, बहुत लंबे साल चलनी है, बहुत सालों तक चलनी है, क्या वो बर्बाद ही रहेगा इतने सालों तक? नहीं, बहुत कुछ अच्छा होता है और बहुत कुछ बुरा भी होता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता है। तो वो राहु सिर्फ बुरा देने नहीं आया हमें, वो राहु हमें हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा और प्रॉपर्टी के लिए बेकार हो सकता है वो उस व्यक्ति की संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग लेके आया हो सकता है उसकी शादी के लिए बहुत अच्छा हो, या हो सकता है उसका डाइवोर्स करके चला जाए। तो एक प्लैनेट बेसिकली क्या करने आया है, क्या करेगा, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए और उसके बेसिस पे ही हम लोग जो है उपाय वगैरह, रेमेडीज वगैरह सजेस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब एक प्लैनेट अकेला आपको रिजल्ट नहीं दे रहा होता। प्लैनेट का नक्षत्र क्या है, प्लैनेट का सबलॉर्ड क्या है, ये उस प्लैनेट की वर्किंग में, उस प्लैनेट के रिजल्ट्स में बहुत काम करते हैं। अभी प्लैनेट का नक्षत्र क्या होगा, क्या होगा एक प्लैनेट का नक्षत्र? सपोज ये एरीज, राइट। अब एक प्लैनेट, एक घर, आप समझ रहे हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये जो पहला घर है ना, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये 30 डिग्रीज का एक घर है। इस खाने को हम 30 डिग्री का होती है, इसकी टोटल जो स्पेस, इसकी कवरेज होती है 30 डिग्रीज की होती है, और हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का स्पेस कवर करता है। हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, हर राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। अगर हम पहली राशि कंसीडर करें, जैसे हम अगर इसमें पहली राशि ले आते हैं, अगर हम इसमें पहली राशि लाते हैं, देखिए अब इसकी जो है अब हम इसमें हम पहले खाने में हम पहली राशि ले आए। इस राशि में अब पहले घर में पहली राशि है, इस राशि के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, ठीक है, और इसके जो वो 3 नक्षत्र इसमें हैं, हर नक्षत्र का 13 डिग्री और 20 मिनट का कवरेज होगा। तो एक प्लैनेट जब इसमें एंटर करेगा, यहाँ से एक प्लैनेट जब एंटर करेगा, तो वो जब एंटर यहाँ से करेगा तो वो 13 डिग्री में उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। जैसे अब वीनस इसमें 0 डिग्री पे एंटर किया हुआ है, राइट, तो वो पहले नक्षत्र में फॉल करेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम और देखें तो वीनस अब 1 डिग्री पे, अभी भी वो पहले नक्षत्र में ही फॉल कर रहा है। तो वीनस का नक्षत्र जो इस राशि का पहला नक्षत्र होगा, दैट इज अश्विनी, तो उसमें फॉल करेगा वीनस, और फिर अश्विनी का जो लॉर्ड है वो उसका नक्षत्र माना जाएगा। ये आपको पूरी कैलकुलेशंस आगे समझ में आएंगी क्या है बेसिकली। जब उसके बाद ये वीनस अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जो स्काई में जो ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, बेसिकली जो ये प्लैनेट स्काई में जो हमारे मूव कर रहे हैं, उसमें वीनस ने अब एरीज राशि में एंटर किया। राशियां क्या है? राशि तारों का समूह है।
जिसने मेष का रूप धारण किया हुआ है, जिन तारों के समूह ने मेष का रूप धारण किया हुआ है वो मेष राशि है। जब उसमें वीनस प्लैनेट एंटर करेगा, जब वो 3 डिग्री तक एंटर किया तो वो अश्विनी नक्षत्र में फॉल करेगा, उसका अश्विनी नक्षत्र होगा और उसका यानी कि नक्षत्र, अश्विनी का लॉर्ड कौन है? केतु। केतु उसका जो है मालिक होगा, नक्षत्र केतु होगा। अब वीनस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वीनस जो है आगे बढ़ रहा है। अब वीनस की स्पीड है, अब वीनस 3 डिग्री पे एंटर हुआ, अब वीनस जो है इसमें आपका 4 डिग्री पे आ गया। अब वीनस जो है, अगर 10 मिनट से हम आगे बढ़ाते हैं तो वीनस अब इसमें 4 डिग्री पे है। अगर हम देखें तो इस तरीके से मैं आपको वो दिखाती हूँ ट्रांजिट। देखिए ये जो है ये एक बच्चे के जन्म की कुंडली है, राइट। इसकी अब आउटर सर्कल में अगर हम देखें, ये सारा आउटर सर्कल है। इस आउटर सर्कल में आप देखेंगे कि ये प्लैनेट्स, मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ मूवी दिखा रही हूँ कि प्लैनेट्स सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो कैसे किसी एक राशि में एंटर करते हैं, कौन से उसके नक्षत्र में, यानी एक डिग्री में पर्टिकुलर में एंटर किया। जैसे हम वैदिक में कहते हैं इतने डिग्री पे ये बैठा है। इतने डिग्री पे बैठे होने का मतलब क्या है? इतने डिग्री पे बैठे होने का मतलब है कि वो कौन से नक्षत्र में फॉल कर रहा है, उस नक्षत्र का रिजल्ट वो प्लेनेट देगा जिस नक्षत्र में वो प्लेनेट बैठेगा। अब यहाँ पे आप देखना सौर मंडल में आउटर सर्कल, हम आउटर इस एरिया में देखेंगे सौर मंडल में प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं। अब आप देखिएगा, देखना सन से, देखना सन ने मीन से अब एरीज में एंटर किया। अब वो एरीज में 4.4 डिग्री या 5 डिग्री 6 डिग्री पे है। अभी वो पहले ही नक्षत्र में फॉल कर रहा है 11 डिग्री 12 डिग्री। अब वो है दूसरे नक्षत्र में, एरीज के दूसरे नक्षत्र में एंटर कर गया। 19 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री। सन को अगर हम देखें 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री, अब तीसरे नक्षत्र में एंटर कर गया है। तो इन तीनों नक्षत्रास में जब वो फॉल करेगा तो वो अलग अलग रिजल्ट्स देगा, बिकॉज वो नक्षत्र का मालिक काम करेगा। अब यहाँ पर तो हम देखें इस तरीके से ये सारे प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली सौर मंडल में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और अलग अलग प्लैनेट्स में जाके अलग अलग, जैसे एक घर में एंटर किए तो अलग अलग नक्षत्रास में एंटर करते हैं और अलग अलग रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये इधर इस थर्ड राशि में आ गया है, तो अब यहाँ पे ये, अब जब ये 16 इसमें, अब ये दूसरे नक्षत्र में, तीसरी राशि के दूसरे नक्षत्र में आया हुआ है, अभी इसके तीसरे नक्षत्र में। इस तरीके से नक्षत्र की कैलकुलेशंस हमें एग्जैक्टली नाड़ी नक्षत्र, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ देखने का है कि किस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं और अलग अलग नक्षत्रास में एंटर करते रहते हैं। और फिर जिस नक्षत्र में वो प्लैनेट एंटर करता है उस नक्षत्र का पूरा प्रभाव उस प्लैनेट पर आता है और वो उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट देता है। इस तरीके से ये सौर मंडल में हमारे ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं हर टाइम, राइट। अब अगर हम देखें तो बेसिकली ये सब बताता है कि हम किस तरीके से नाड़ी नक्षत्र को जो है फॉलो करते हैं। अब हम एक और करंट का चार्ट लगाएंगे। तो ये सब कैलकुलेशंस हमें नाड़ी नक्षत्र, ये जो नीचे सारा चार्ट है, ये हमारा D9 D24 D9 सबका समराइजेशन, ये हमारा चार्ट है। इसके बेसिस पे हम हर अपनी लाइफ का माइनर से माइनर डिसीजन ले सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं घूमने, इसमें इतनी ब्यूटीफुल आर्ट है, हॉररी आर्ट, प्रश्न कुंडी। आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए कहीं जा रहे हैं, आप कहीं लड़की देखने जा रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप अपना हॉररी लगाएंगे एंड एक्यूरेट डिसीजन आपको मिलेगा। तो इसके थ्रू हम हर डिसीजन को अपना पा सकते हैं। तो अब हम इस कोर्स में बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे, हम इसमें अपने 9 हाउसेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद हमारे जो है 12 हाउसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। आपके 9 प्लैनेट्स, उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। और उसके बाद आपकी जो 12 राशियां हैं उनको हम डिटेल,
यानी जितनी हमें ज़रूरत है हम उनको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद का जो हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे और प्रॉपर किस तरीके से यूज़ होता है, उसमें हमारा दशा, भुक्ति, अंतरा, दशा जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा, पद्यंतर दशा कहते हैं, उसे हम नाड़ी में दशा, भुक्ति और अंतरा बोलते हैं। उसका हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे जो डीबीए के रूल्स रहते हैं कि दशा, भुक्ति, अंतरा को हमने यूज़ कैसे करना है। दशा में जब एक भुक्ति आई, भुक्ति में एक अंतरा आया, वो क्या काम करेंगे, ये सब हम सीखेंगे एग्जैक्टली कि वो क्या काम करते हैं। उसके बाद एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालना। हम पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं यजमान आपका गुरु उचका है और आपके गुरु की महादशा शुरू हो गई है, आपके बल्ले बल्ले है। आप पूछिए पंडित जी बल्ले बल्ले कैसे है, क्या करेगा मेरे लिए गुरु। बस जी अब आप ये देखते जाए समय बदल जाएगा। पंडित जी ये बताएं समय कैसे बदलेगा, क्या अच्छा होने वाला है मेरे साथ। अरे मैं कह रहा हूँ समय बदल जाएगा, पंडित जी बताएं क्या होने वाला है, क्या होगा। उस महादशा में आप बहुत कुछ देखते हैं, ये नहीं आप 20 साल सिर्फ अच्छे बिता रहे हैं, बहुत कुछ मिलता है। मिलेगा वो जो वो प्लेनेट देने आया है। हर प्लेनेट सब कुछ नहीं देता, कोई प्लेनेट होता है वो हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, वो हमें एजुकेशन देने आया है, लेकिन वो हमारी बार बार इंसल्ट भी करवा रहा है। हो सकता है वो इंसल्ट के कोऑर्डिनेट्स लेके आया हो सकता है वो प्लेनेट पढ़ाई के लिए बुरा हो, लेकिन उसी के महादशा में बहुत अच्छे हम बिजनेस में राइज कर जाएं। हो सकता है बिजनेस खत्म हो जाए, हमारी शादी हो जाए बहुत अच्छी लड़की या बहुत अच्छे लड़के से, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे को ये यानी कि इसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हिंदी में, जो पुश्तैनी मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए एंड मेरा जो है बिजनेस बर्बाद हो जाए, या मेरे पे कोर्ट केसेस चल पड़े उस दौरान में। महादशा में मिलेगा तो वही जो वो प्लेनेट के देना बस की है, जो प्लेनेट दे सकता है। तो वो प्लेनेट हमें क्या दे सकता है, वो जो इन प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट्स है ना, केतु के आगे लिखा है 2 3 8 9, 1 6 10, 1 6 10, फिर वीनस के आगे लिखा है 2 7 9, 2 और केतु 2 3 8 9 के, ये बताएंगे कि हमारे प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, वो प्लैनेट हमें क्या तो देगा और हमसे क्या लेके जाएगा। सब भूल जाएंगे जब हम पढ़ने लगेंगे ना, क्या उच्च का, क्या नीच का, क्या अपनी स्वराशि, क्या शत्रु राशि, क्या मित्र राशि। कुछ इतना डिटेल्ड एनालिसिस की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चार्ट पढ़ेंगे और हर डिसीजन पे एक्यूरेटली हम लोग खुद पहुंचेंगे। सिर्फ इनको देखना है, ध्यान लगाना है, इनकी एनालिसिस करनी है, ट्रांजिट देखना है और हमारे हर डिसीजन हमारे हाथ में होगा। तो हम और इसमें क्या क्या कवर करेंगे, दिस इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट। स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट, हर प्लैनेट बुरा नहीं होता। एक प्लैनेट जैसे हमें राहु से डराया जाता है, हो सकता है वो राहु हमें उस हाइट पे पहुंचा दे जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। शनि की महादशा, लोग डर जाते हैं, पंडित डरा देते हैं, 75,000 निकाल के दे दिए, 80,000 निकाल के दे, पंडित जी बस मुक्ति दिला दो मेरे को शनि की महादशा से। क्यों क्यों टाटा, बिरला, ये रिलायंस क्या कर रहे हैं, ये टाटा क्या कर रहा है, कार्स बना रहा है, लोहे लोहा, और हम इस जन्म में तो आसानी से उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, शनि नहीं दिया है उसको। जितने भी हमारे यहाँ मिलीनियर बिलियनियर बैठे हैं हमारी कंट्री में, क्या कर रहे हैं वो, लोहे का काम, पेट्रोलियम का काम, कोयले का काम, ये कर रहे हैं वो, ये काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से वो बिलियनियर हैं। तो हमें एक प्लैनेट को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक प्लैनेट को देख, एक प्लैनेट को, ये बॉडी बॉडी है सब कम हो गए, जाओ जावे एक प्लैनेट को,
एक प्लैनेट को देख के हमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को देखना है और फिर डिसीजन लेना है कि प्लैनेट अच्छा है या प्लैनेट बुरा है। होल्ड ऑन, वेट, एक्सक्यूज मी प्लीज। या तो हमने उस प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स को देख के पता लगाना है कि प्लैनेट अच्छा है या प्लैनेट बुरा है। हम अक्सर ही यानी कि राहु को हम बहा देते हैं, हम लेड बहाए, हम खोटे सिक्के बहाए, ठीक है, हम अष्ट धातु के हाथी बहाए, कुछ भी बहाए, राहु खत्म कर दिया। उसके बाद क्या, बहुत चढ़ गए, जो काम था वो भी ठप हो गया, क्योंकि राहु कोऑर्डिनेट्स अच्छे लिए वो बैठा था। राहु हमारा बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने आया था, बहा दिया। राहु को देखते ही बहा दिया, राहु को देखते ही नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ज्यादा राहु को बहा देता है, दबा देता है ना, वो कभी भी पीक पे नहीं पहुंच पाता। राहु वो है जो अचानक से देता है और अचानक से लेता है, वही है जो हमें टॉप पे पहुंचा सकता है। वो इस लेवल की इंटेलिजेंस दे सकता है कि हम कहाँ पहुंच जाएं। तो हमें कोऑर्डिनेट से पता चलेगा कि एक प्लैनेट जो है अच्छा है या एक प्लैनेट हमारा बुरा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से उस प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स को पढ़ें, उसके बाद उससे रिलेटेड हम डिसीजन लें, उससे रिलेटेड हम कोई उपाय करें। सीधा एक प्लैनेट को देखते ही हमने घबराना नहीं है। तो हम इसमें बेसिकली उसके बाद हम देखेंगे कि हम जिसका चार्ट देख रहे हैं या खुद हमारे कोई बच्चा, कुछ किसी ने बिजनेस में एंटर करना है या जॉब में एंटर करना है, उसको कौन सा बिजनेस सूट करेगा। जो प्लान ऑब्वियसली जो प्लैनेट उसे अच्छा बेनिफिट देगा, स्टेटस देगा। प्लीज म्यूट, कीप योर सेल्फ म्यूटेड प्लीज। ओके, तो इट ब्रेक्स द रिदम, राइट। अब हम बिजनेस, एक नेटिव को, एक व्यक्ति हमारे पास आया है, हम उसे बिजनेस वो सजेस्ट करेंगे जो उसे सूट करेगा, जो उसे एक अच्छा स्तर का उसे एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा गेन देगा। बिजनेस हम वो उसको सजेस्ट करेंगे। जॉब उसके लिए अच्छी रहेगी या बिजनेस उसके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस करेगा तो कौन से स्तर का बिजनेस तक वो पहुंच पाएगा। वो रोटी पानी कमाएगा या मिडिल लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 2-4 अपनी और फ्रेंचाइजीज खोल ली और ठीक काम चल रहा है, सब बढ़िया है। या क्लासी बिजनेस यानी कि अंबानी के लेवल तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, उसका चार्ट है, ये देखना है। या बिजनेस करना ही नहीं है, अपने भाई के साथ बैठ जा, उसके अंडर रह के काम कर ले, या अपने पिता के साथ बैठ जा, उनके अंडर रह के काम कर ले। बिजनेस से बस की नहीं है, जब जब करेगा सारी इन्वेस्टमेंट डुबो देगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। जॉब करेगा, कौन से लेवल की जॉब तक पहुंचेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या ऑफिस लेवल मैनेजमेंट, किस लेवल तक जो है तुम पहुंच पाओगे, ये डिसीजन लेना, राइट। ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स ही बताते हैं। अब अगर हमें ये देखना है, मेरे पास एक बंदा आया, उसने पूछा हेलीकॉप्टर खरीदना है। हेलीकॉप्टर, उसका चार्ट बोल रहा है बैंक करप्सी जो है वो जाने वाला है। कहाँ से हेलीकॉप्टर आएगा। हेलीकॉप्टर तो जब आएगा ना जब तेरा बिजनेस सस्टेन कर जाएगा। बिजनेस बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं बिजनेस डूबने वाला है, पहले तो अपना बिजनेस बचा। अब बिजनेस बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बिजनेस बचाने के लिए सिर्फ उपाय हैं नहीं। इवेंट मैनेजमेंट,
इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है नाड़ी की, इवेंट मैनेजमेंट। जो कुछ होने वाला है उसका आइडिया लगा लिया पहले ही, उसको आर्टिफिशियल तरीके से कर दिया पहले ही, ताकि जितना नुकसान उस प्लेनेट ने हमें देना है ना, वो दे ही ना सके। अब जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का, उन्हें पता है कि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस कबाड़ा कर देते हैं जहां लग जाए। लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें बता दो, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस खत्म कर जाते हैं कहानी, जिस हाउस के साथ जुड़ जाए। अब मान लो 8th हाउस एक्टिवेटेड है। 8th हाउस क्या देता है हमें? 8th हाउस हमें देता है डिप्रेशन, डेथ, सीवियर डिजीजेस, राइट? तो इंसल्ट। अब किसी का 8th हाउस एक्टिवेटेड है, हम उसे क्या कहेंगे? हो जा डिप्रेस हो जा। अब भाई तो डिप्रेस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस तो अपना रिजल्ट देगा। जो प्लैनेट 8th हाउस दे रहा है, जिसमें 8th हाउस एक्टिवेटेड है, 8th हाउस का रिजल्ट आपको मिलेगा। अब वो आप चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। अगर 8th हाउस से ही अब अकल्ट साइंस हमारे रिलेटेड है, तो अगर अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इनमें किसी में अगर घुस जाओगे, पामिस्ट्री अगर इनमें कहीं से घुस जाओगे, तो आपने तो 8th हाउस का इवेंट खुद ही कर दिया ना। अब डिप्रेशन नहीं होगा, इंसल्ट के चांसेस खत्म हो गए, जो सीवियर हैवी डिजीजेस जो होने थे उसके चांसेस खत्म हो गए। वो काट कर दिया आपने, उसकी काट वजह से हम इसको उस चीज से रिलेट कर सकते हैं, मांगलिक दोष है। दूसरी, पहले शादी करवा देते हैं, फिर वो हटवा दी, से पेड़ से शादी करवा दी और फिर उसकी दूसरी शादी कर दी, जिससे कि उसकी जो रियल शादी है हम कर ऐसे करवा देते हैं, उपाय हो जाता है, टोटका होता है कि शादी करवा दी, उसको पेड़ से शादी करवा दी और फिर दूसरी शादी करेगी तो चल जाएगी। वही तो चीज है। 8th हाउस एक्टिवेटेड है, हम उसको अकल्ट फील्ड में डाल देंगे। जिस दिन आप इस एरिया में आते हैं ना, अकल्ट साइंस में, डिप्रेशन ना उसी दिन खत्म होना शुरू हो जाता है। आप इस फील्ड में किससे मिलते हैं? उन्हीं से तो मिलेंगे जो डिप्रेस्ड हैं, जो दुखी हैं। कुछ एक खुश बंदा किसके पास, कौन, किस एस्ट्रोलॉजर के पास एक खुश बंदा आता है? अब मेरे पास 10 क्लाइंट आते हैं दिन में, 10 के 10 रो रहे होते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मैं तंग हूँ, मैं तंग हूँ। लेकिन मैंने तो डिप्रेशन के निकाल दिए ना। अगर मैंने 4 घंटे कंसल्टेशन की तो 4 घंटे मैं तो टेंशन में ही थी ना कि ओहो ये बैंक करप्ट होने वाला है, ओहो इसकी शादी टूटने वाली है, ओहो हो। यानी इस टाइम तो मेरे पास खैर मोस्टली केसेस आ ही रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, ये सभी के साथ है। बोलते हैं यही है कि अब क्या कर सकते हैं, कोरोना ने तो सभी को खा रखा, बट इस टाइम पे सब सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी के पास दुखी बंदा ही आएगा, तो उसकी तो काट हो गई ना। डिप्रेशन की जो उसने टेंशन झेलनी थी, जो डिप्रेशन से झेलना था, वो झेल रहा है डिप्रेशन, लेकिन खुद की लाइफ को खराब करके नहीं झेल रहा, दूसरों की हेल्प करके झेल रहा है, पुण्य कमा रहा है वो उसकी सहायता करके। इस तरीके से हम काट कर लेते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट है। जैसे किसी का 12th हाउस इनकेस एक्टिवेटेड है, तो हम उससे कह सकते हैं कि या तो भाई कोई कोर्ट कचहरी होगा या बिजनेस खराब हो जाएगा, चूज कर ले, या हॉस्पिटल के चक्कर काट ले, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। तो कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग फिर गया क्या? तो हम उस केस में उसे क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं कि आप एक फॉरेन ट्रेवल कराएं, तो 12th हाउस की काट हो जाएगी ना, क्योंकि 12th हाउस इज ऑफ फॉरेन ट्रेवलिंग। जिसका 12वां घर एक्टिवेटेड होगा फॉरेन ट्रेवलिंग भी कर सकता है, और जब वो फॉरेन ट्रेवलिंग में वहां पैसा खर्च आया, अच्छा खासा पैसा लग गया, तो 12वें हाउस की काउट हो गई ना, उतना लॉस नहीं होगा जितना होना था। कोर्ट कचहरी का किस्सा इतना गंदा नहीं पड़ेगा जितना होना था। ये इवेंट मैनेजमेंट मैं करवाती हूँ। अभी मेरे पास रिसेंट में एक केस था, यानी वो चल रहा है कुछ टाइम से, उनके कंसल्टेशन। इतनी नॉन फर्म थी वो करोल बाग की, दिल्ली में इतनी नॉन फर्म थी, यानी कि नाम था उनका दूर दूर तक। बिजनेस
ये दशा के टाइम पर ही होता है। जब जिस समय दशा चल रही होती है ऑब्वियसली उसी टाइम हम लोग प्लान कर लेंगे एक परेशानी को। दशा के बाद तो हमें क्यों करना है उसको। वो बिजनेस इतना इतना नॉन फर्म था, इतना नॉन फर्म था कि आप लोग भी जानते होंगे उनको। बैंक करप्ट, सब खत्म। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े फर्म्स, इतने बड़े बड़े शोरूम्स, पानी फिर गया, ओवर, काम नहीं चल रहा अब। तो उनका लिटरली कोर्ट केसेस करवाए गए हैं, और जब से उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं बिजनेस चलना शुरू हो गया, बिजनेस चलना शुरू हो गया उनका। अब वो मेरे पास फोन करते हैं कि चंडीगढ़ चक्कर काटने पड़ रहे हैं मुझे, कुछ करवाओ। मैंने कहा कोर्ट केस नहीं कटना अभी, कोर्ट केस चलने दो, घर में पैसा आ रहा है ना, काम चल रहा है। कहते हाँ वो तो चल रहा है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, अगर महीने में एक बार चक्कर अगर काटना पड़ रहा है कोर्ट का, क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा तो कमा रहे हो, भूखे तो नहीं मर रहे। जब 12वां हाउस काटने पे आता है ना, ओवर कर जाता है वो